अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम पढ़ने लगे हैं हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप। बच्चों ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इस टॉपिक को यहीं पर अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि फिर आगे आपको समझ आ जाएगा कि कुछ मटेरियल्स में जो है वो हम ग्राफ किस तरह ड्रॉ करते हैं, कुछ मटेरियल्स में हम ग्राफ जो है वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। बस इसको यहाँ से ही समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का। हम पिछली वीडियो में स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने नई वीडियोस देखे तो आप पहले वो वाली वीडियोस देखें ताकि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में हम स्ट्रेस को ड्रॉ करते हैं और एक्स एक्सिस में बच्चों हम स्ट्रेन को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाएंगे वो एक जनरल ग्राफ है, ठीक है। लेकिन फिर आगे हम देखेंगे कि हर मटेरियल के लिए ग्राफ डिफरेंट होगा, लेकिन अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं। अब हमारे पास सबसे पहले तो जितने भी मटेरियल होते हैं उनमें स्ट्रेस हम अप्लाई करके देखते हैं ताकि हम उनका स्ट्रेन चेक करें। तो हर बॉडी के अंदर, हर मटेरियल के अंदर एक पॉइंट होता है बच्चों की जहां पे उनका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप बिल्कुल लीनियर होता है, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट पी यानी प्रोपोर्शनल लिमिट। तो इस पॉइंट पी तक हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं, मतलब ग्राफ बिल्कुल सीधा होता है। इसका मतलब यह है कि जितना हमारे पास स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उतना ही हमारे पास स्ट्रेन अप्लाई भी हो रहा है। यानी बॉडी किस बिहेवियर को फॉलो कर रही है? इलास्टिक बिहेवियर को फॉलो कर रही है। यानी आप स्ट्रेस रिमूव करेंगे तो स्ट्रेन वापस अपनी ओरिजिनल जो बॉडी का शेप है वो अपनी वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है बिल्कुल जो है लीनियर ग्राफ होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पे एक और बात मैं बताती चलूं कि जैसे हमारे पास स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तो चूंकि हमें पता है कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक अदद इज इक्वल्स टू और एक अदद कांस्टेंट आता है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है बच्चों वो हमारे पास क्या होता है? यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि यहाँ से प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो ग्राफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो यंग मॉड्यूलस होता है। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट तक एक पॉइंट। उसके बाद भी बॉडी पे जब स्ट्रेस हमारे पास अप्लाई हो रहा होता है तो अब उसके बाद जो उनका रिलेशनशिप बनता है ना बच्चों, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो नॉन लीनियर हो जाता है और एक स्ट्रेंथ या एक पॉइंट तक जिसको हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कौन सा पॉइंट है कि जहां पे हमारे पास बॉडी अभी भी इलास्टिक बिहेवियर ही शो कर रही है। यानी कि अगर मैंने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, उसकी वजह से उसका शेप चेंज हुआ, मैंने फोर्स रिमूव की, तो बॉडी कंप्लीटली रिकवर नहीं करेगी, पार्शियली रिकवर कर जाएगी, लेकिन इलास्टिक बिहेवियर अभी भी शो हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास नॉन लीनियर होता है, लेकिन होता इलास्टिक ही है, ठीक है। ये स्ट्रेस के पॉइंट के बाद अब बॉडी हमारे पास किस डिफॉर्मेशन में आ जाती है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आ जाती है। तो ये स्ट्रेस हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि इस पॉइंट के बाद हमारे पास बॉडी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आ गई और अगर स्ट्रेस लगता रहेगा तो एक वक्त आएगा बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी। तो वो हमारे पास है पॉइंट टी, वही फ्रैक्चर स्ट्रेस वाली बात और वही मटेरियल की स्ट्रेंथ वाली बात। यानी मटेरियल की स्ट्रेंथ बस इतनी ही है, वो इतना ही स्ट्रेस बेयर कर सकती है, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। यानी यहाँ यील्ड स्ट्रेस तक मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है और यील्ड स्ट्रेस के बाद मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन आ गई वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है। उसके बाद मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता। प्रोपोर्शनल लिमिट तक भी इलास्टिक बिहेवियर था बट डायरेक्टली था। यील्ड स्ट्रेस तक नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है, कंप्लीटली रिकवर नहीं करता। अब यहाँ तो हमने ग्राफिकल बातें कर ली, थ्योरेटिकल बातें कर ली। अब जब भी हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब भी हम मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे थे ना बच्चों, तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड स्ट्रेस इतने मतलब करीब करीब फासले पे ही होते हैं, इतने फौरन पता चल जाते हैं, तो हम अज्यूम नहीं कर पाते कि प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट कब आया और यील्ड स्ट्रेस कब आया, ठीक है। तो कभी कभार जो है वो साइंटिस्ट जो यील्ड स्ट्रेस है उसको प्रोपोर्शनल लिमिट ही ले लेते हैं, ठीक है। यानी दोनों वैल्यूज को एक ही कंसीडर कर लेते हैं कि यही हमारे पास जो है वो मटेरियल का मतलब इलास्टिक बिहेवियर तक मटेरियल यहीं तक रहेगा। उसके बाद प्लास्टिक के परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात आप खुद सोचिए कि अगर हमारे पास इनकी वैल्यूज इतनी करीब करीब होंगी तो किसी एक्सपेरिमेंटल अपरेटस में आप कैसे पता लगा पाएंगे कि अभी प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट आ गया, अभी यील्ड स्ट्रेस का पॉइंट आ गया। तो इसलिए साइंटिस्ट जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट ही वो यील्ड स्ट्रेस कंसीडर कर लेते हैं, मतलब ऐसा पॉइंट कि जिसके बाद जो है मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, प्रोपोर्शनल लिमिट से याद है मैंने यहाँ पे एक बात नहीं बताई, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कोबाल्ट और क्रोमियम के मेटल्स की। जैसे लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल लिमिट वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर होते हैं।
तो कभी कभार हमारे पास हमें मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगने पर भी उसे परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि उनका जो प्रोपोर्शन लिमिट है वो हाई होना चाहिए। तो जिन मटेरियल्स का प्रोपोर्शन लिमिट हाई होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे कोबाल्ट क्रोमियम हमारे पास एक मेटल का अलॉय होता है जिसमें हमारे पास प्रोपोर्शन लिमिट हाई होता है, और जैसे हम पार्शियल डेंजर्स बनाते हैं तो उसमें जब हमें क्लैंप्स देना होता है या हम कनेक्टर्स लगाते हैं, तो जब वो पेशेंट रिमूव करता है बार बार, तो रिमूवल के टाइम जो है वो उसमें फोर्स अप्लाई होती है। तो उस फोर्स से जो है वो उसको डिफॉर्म नहीं होना चाहिए उन कनेक्टर्स को, या जो क्लैस वगैरह हम देते हैं उनको। तो इसलिए हमें उन मेटल्स की कनेक्टर्स के लिए जो है वो हाई प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो चाहिए होती है। तो इसलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे यील्ड स्ट्रेस की, कि यील्ड स्ट्रेस हमारे पास जो पॉइंट होता है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन का पॉइंट होता है। आपकी बुक में बात लिखी हुई है कि हमारे पास जब भी हमें परमानेंट डिफॉर्मेशन चाहिए होती है, कि जिस स्ट्रेस पे बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, वो तो एक ये तरीका भी है कि हम यील्ड स्ट्रेस पता लगा लें, या एक और तरीका है कि हम प्रूफ स्ट्रेस के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। तो प्रूफ स्ट्रेस बस हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों की जिसमें हमें मटेरियल का वो पॉइंट पता चल जाता है कि इस स्ट्रेस पे अब जो है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो बस ये सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।